नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक घरेलू ख़तून अकलीम अख्तर से जनरल रानी कैसे बनी? एक मामूली से घराने से उठकर इक़्तिदार के ऐवानों का सफ़र करने वाली अकलीम अख्तर रानी के रातों रात अरूज और इतने ही अचानक ज़वाल की अजीबो गरीब दास्तान हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। शहनशाह ईरान सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आए हुए थे। जब उनकी वापसी का वक्त आया सो सदर याह्या अपने कमरे में से नहीं निकल रहे थे। प्रोटोकॉल का बहुत संगीन मसला पैदा हो गया, क्योंकि कोई उनके बेडरूम में दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर रहा था। साबिक आईजी पुलिस सरदार मोहम्मद चौधरी ने अपनी आपबीती जहां हैरत में लिखा है कि आखिर सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी जनरल इसहाक ने अकलीम अख्तर रानी से कहा कि वो अंदर जाए और सदर को बाहर लाए। वो कमरे में दाखिल हुई तो मुल्क की एक मशहूर तरीन गुलकारा को सदर के साथ रंग रलियां मनाते पाया। खुद रानी को इस मंजर से बड़ी कराहत महसूस हुई। उसने कपड़े पहनने में सदर की मदद की और बदिक्कतें तमाम उसे बाहर लाई। दिलचस्प बात यह है कि जहां हैरत के अंग्रेजी रूप द अल्टीमेट क्राइम में चौधरी साहब ने इस रंग रली की थोड़ी वजाहत भी की है, लेकिन उर्दू में गोलमोल कर गए। खैर, जो बात उन्होंने छिपा दी हम क्यों जाहिर करें। ये अकलीम अख्तर रानी कौन थी और इन्हें पाकिस्तान की ताकतवर तरीन खवातीन में से एक क्यों जाना जाता था? हालांकि ना तो वो सियासतदान थी, ना किसी नवाबी या जागीरदार खानवादे से तल्लुक़ था, और ना ही उनका वास्ता अदब या शो बिजनेस से था। इस अजीबोगरीब किरदार का असल नाम तो अकलीम अख्तर रानी था, लेकिन वो मुल्क के गोशे गोशे में जनरल रानी के नाम से मशहूर हुई। एक ज़माने में उनके मुकाम और मर्तबे का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि 14 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तानी फ़ौज ने भारत के सामने हथियार डाले तो उसके चंद दिन बाद जनरल रानी को गुजरात में उनके घर में नज़रबंद करके बाहर पुलिस का पहरा लगा दिया गया और साथ ही उनका फ़ोन काट दिया गया। नज़रबंदी के हुक्म में उन्हें तंबीह की गई कि वो कोई ऐसा बयान नहीं देंगी जो पाकिस्तान की सालमियत और दफा के मुनाफी हो। इस मौके पर अखबारों में जो सुर्खियां लगी वो भी एक नज़र देख लीजिए। रानी, जो कभी पाकिस्तान की मलका थी, अपने घर में नज़रबंद कर दी गई। ये नवाए वक्त ने सुर्खी लगाई थी। रानी, जिसने मुजरमों को माफ़ी दिलवाई और ताजरों को लाइसेंस दिलाए, ये मुसावात की हेडलाइन थी। मौजूद नाजरीन, एक औरत जिसके पास कोई सियासी या फौजी ओहदा नहीं, उसका हुक्म मुल्क के सदर पर कैसे चलता था? इन्हें अखबार पाकिस्तान की मलका क्यों कहते थे और वो मुजरमों को माफ़ी कैसे दिलवा देती थी? और सबसे बढ़कर वो मुल्क की सालमियत और दिफा के लिए इतनी ख़तरनाक कैसे समझी गई कि उन पर पहरा बिठा दिया जाए? इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए हमारे मुल्क की गुंजलक तारीख की चंद गर्द आलूद राहदारियों में झांकना पड़ेगा। अकलीम अख्तर 1931 में गुजरात के एक छोटे से जिमींदार के घर में पैदा हुई। कुछ अरसा तो वो स्कूल जाती रही मगर मैट्रिक नहीं कर सकी। कम उम्री में ही उनकी शादी एक पुलिस अफसर से कर दी गई। ये शादी कई साल चली और इस दौरान ऊपर तले उसके 6 बच्चे पैदा हुए। यहाँ तो हालात बिल्कुल उस ज़माने के रिवाज और मामूल के मुताबिक चलते रहे। इस कहानी में यकलख्त एक मोड़ ऐसा आया जिसने सारा प्लाट तलपट कर दिया। 60 की दहाई के अवाइल का जिक्र है कि अकलीम अख्तर अपने खामद के साथ मरी की मशहूर माल रोड पर चहल कदमी कर रही थी
खातून ने इस वक्त के आम दस्तूर के मुताबिक बुर्का ओढ़ रखा था। इस दौरान अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया। यहाँ सवाल उठता है कि अगर ये हवा का झोंका ना आता तो क्या पाकिस्तान की तारीख मुख्तलिफ होती। वो जो कहते हैं कि बहरे ओकियानूस पर एक तितली के परों की फड़फड़ाहट से हवा में मामूली इंतशार पैदा होता है, जो मुख्तलिफ मौसमी और माहौलियाती मरहले तय करते करते बिला आखिर जाकर अमेरिका में शदीद बहरी तूफान का बायस बन जाता है। मरी के माल रोड पर चलने वाले इस झोंके ने वो अलाव भड़काया जिसने आने वाले बरसों में बहुत सौं के किरदार और कैरियर को जलाकर राख कर दिया। अकलीम अख्तर ने 2002 में न्यूज़ लाइन की आयशा नासिर को एक इंटरव्यू में बताया कि झोंके का लम्स अपने चेहरे पर महसूस करने के लिए उन्होंने एक लम्हे को नकाब उठा दिया। रवायती थानेदार खामद को अपने 6 बच्चों की मां का चेहरा माल रोड पर लोगों के दरमियान यूं उरियां होना पसंद नहीं आया और उन्होंने बीवी को डांट पिलाई, बल्कि अपनी पुलिस की छड़ी से टहोका भी दे दिया। अकलीम अख्तर कहती हैं कि बस यही वो लम्हा था जिसने उनके अंदर बगावत का शोला भड़का दिया। खामद की डांट डपट में उन्हें इतनी जिल्लत महसूस हुई कि उन्होंने वहीं अपना बुर्का नोच कर माल रोड पर फेंक दिया। वो कहती हैं, मुझे लगा कि बस बहुत हो गई। मेरे अंदर कई महीनों से गुस्से और महरूमी के जज्बे पल रहे थे। इस दिन सब कुछ बाहर आ गया। मैं अपने खामद के मफलर के चीथड़े उड़ाना चाहती थी, उसके चेहरे को नोच डालना चाहती थी, उस बाल उखाड़ देना चाहती थी। मुझे सिर्फ एक बात ने रोका कि इस वक्त माल रोड पर बहुत भीड़ थी। अकलीम अख्तर ने उसी वक्त तय कर लिया कि अब वो किसी खामद की बीवी बनकर नहीं रहेंगी। वो खुद अपने पांव पर खड़ी होंगी और अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारेंगी, जहां इन्हें रोकने टोकने और डांटने डपटने वाला कोई ना हो। वो इसी इंटरव्यू में कहती हैं कि मैं मर्दों को उन्हीं के खेल में शिकस्त देना चाहती थी। मेरा खामद पुलिस में था, इसलिए मैंने बहुत से ताकतवर मर्दों को देखा था और मुझे एहसास हुआ कि तमाम ताकतवर मर्दों को अपनी भड़ास निकालने की ज़रूरत महसूस होती है और ये भड़ास किसी बिस्तर के साथी की सूरत में निकल सकती है। मर्द का ओहदा जितना बड़ा होगा उसकी ये ज़रूरत उतनी ही शदीद होगी। अकलीम अख्तर ने मर्दों की यही ज़रूरत पूरी करने के लिए एक एजेंसी खोल ली जिसमें कई खूबरू लड़कियां उनके लिए काम करने लगीं, जिनमें फिल्मों की बाज़ नाकाम अदाकाराएं भी शामिल थीं। इस मकसद के लिए उन्होंने कराची या लाहौर जैसे बड़े शहरों की बजाय रावलपिंडी का इंतखाब किया। शायद इसकी वजह यह रही हो कि इन 2 शहरों में नेपियर रोड और हीरा मंडी की शक्ल में पहले ही मुकाबला बहुत सख्त था। सरदार चौधरी ने लिखा है कि इन दोनों की पहली मुलाकात सियालकोट में हुई थी, जहां रानी CMH में ज़ेरे इलाज थी। उनकी मुलाकात रावलपिंडी में नावनोश की एक महफिल में हुई और गोया चंगारियां भड़क उठी। इसके बाद जनरल याहिया अकलीम अख्तर के यहाँ बाकायदगी से आने जाने लगे। हत्ता कि सरदार चौधरी के बकौल 1965 की जंग में जब याहिया खान छम जोड़ियां सेक्टर के इंचार्ज थे, उस वक्त भी मुहाज राई से वक्त निकालकर फौजी हेलीकॉप्टर में रानी के घर आया जाया करते थे। जल्द ही अयूब खान ने इक़्तिदार की बागें याहिया खान को सौंप कर गोशा अफियत में जाने का फैसला किया और याहिया खान ने मुल्क में दूसरा मार्शल लॉ नाफिज करके मुल्क के स्याहो सफ़ेद के मालिक बन गए। जनरल याहिया का सितारा बुलंद हुआ तो बेगम अकलीम अख्तर भी ऊपर उठती चली गई। लेकिन कहा जाता है कि जनरल साहब और मुल्क की दूसरी ताकतवर और मुक़्तदर हस्तियों की भड़ास निकालने का काम ज़ोरों शोर से करने लगी। यही वो ज़माना था जब अखबारों में उनका तज़किरा जनरल रानी के नाम से होने लगा।
کہا جاتا ہے کہ اداکارہ ترانہ بھی جنرل رانی کی ٹیم کا حصہ تھی، تاہم جو بڑی شخصیت نے اقلیم اختر کو جنرل یحییٰ سے متعارف کروایا وہ میڈم نور جہاں تھی۔ یحییٰ خان کو میڈم کی آواز پسند تھی، کم از کم اس معاملے میں انہیں صاحب ذوق کہا جا سکتا ہے۔ جنرل رانی کے بقول ایک رات انہوں نے نور جہاں کا گانا سننے کی فرمائش کی تو جنرل رانی نے کہا، گیت کیا، میں آپ کو خود نور جہاں سے ملوا دوں گی، اور چند دنوں کے اندر اندر جنرل رانی نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اگر آپ کو یاد نہیں تو یاد دلا دوں کہ یہ وہی زمانہ تھا جب مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی جاری تھی اور ملک دو حصوں میں ٹوٹنے والا تھا۔ جنرل یحییٰ خان کے زوال کے بعد جنرل رانی کا ستارہ بھی گہنا گیا اور انہیں کئی ماہ تک نظر بند رکھا گیا۔ مشہور وکیل ایس ایم ظفر نے ان کا مقدمہ لڑا اور کوشش کر کے انہیں رہا کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ اپنی کتاب میرے مشہور مقدمے میں لکھتے ہیں کہ جنرل رانی کو ذوالفقار علی بھٹو پر بڑا غصہ تھا کہ ان کے دور میں ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے۔ انہوں نے ایس ایم ظفر کو ایک خط میں لکھا، میری دوستی یحییٰ خان سے زیادہ تو بھٹو صاحب سے تھی، 1 سال سے وہ میرے آگے پیچھے پھرتے رہے، میں ان کے لیے دعوتوں کا اہتمام کرتی رہی۔ بھٹو صاحب کے علاوہ بھی کئی حلقوں کو خدشہ تھا کہ جنرل رانی ان کے راز نہ کھول دے۔ اس کا ذکر سردار چودھری کی زبانی سن لیجئے۔ جنرل رانی کے پاس یحییٰ خان اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں معلومات کا طومار تھا۔ اس کے بقول یحییٰ خان نے نومبر 1968 میں اس وقت اقتدار پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ فوج کے تقریباً ہر اہم آدمی کو جانتی تھی اور جرنیلوں کی رنگ رلیوں، سمگلنگ، زر اندوزی اور دیگر کرتوتوں پر مبنی بہت سی کہانیوں سے واقف تھی۔ چودھری صاحب کی معلومات میں اس لیے شک نہیں کیا جا سکتا کہ جنرل رانی کی نظر بندی کے دوران انہی نے 28 دن تک ان سے پوچھ گچھ کی تھی۔ بعد میں جنرل رانی کا معاملہ حمود الرحمن کمیشن تک بھی پہنچا۔ جب کمیشن نے یحییٰ خان سے جنرل رانی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا، میں اس خاندان کو اس وقت سے جانتا ہوں جب میرے والد آغا سعادت علی کی بطور ایس پی گجرات میں پوسٹنگ ہوئی۔ یہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ رانی میری بہن کی طرح ہے۔ یہ بتانا ضروری تو نہیں، لیکن ضمناً سن لیجئے کہ جنرل رانی عدنان سمیع خان اور فخر عالم کی نانی ہیں۔ ان کا انتقال 1 جولائی 2002 کو لاہور میں ہوا۔ تو معزز ناظرین، آج ہم نے ایک گھریلو خاتون اقلیم اختر یعنی جنرل رانی کی کہانی سنائی آپ کی خدمت میں کہ وہ کیسے ایک عام عورت سے راتوں رات اس نے عروج حاصل کیا اور اتنے ہی اچانک زوال اس پر آیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ معزز ناظرین، یہ ویڈیو مکمل طور پر BBC اردو کی ویب سائٹ سے ریلیٹڈ ایک آرٹیکل سے بنائی گئی ہے۔ اگر کوئی چیک کرنا چاہے تو وہ BBC اردو میں جا کر اس کو چیک کر سکتا ہے۔ یہ BBC اردو پر یہ کہانی شائع ہو چکی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔